हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के क्लास 10th, जो कि वन शॉट के रूप में कौन कौन है। यहाँ पर जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, जो कि आगे चल के आप सभी को चैप्टर का नाम भी बताने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ चैप्टर 1, 2, 3 से वन शॉट के रूप में हम लोग 60 प्रश्नों को करने वाले हैं। यह 60 प्रश्नों का एक तरीका से आप लोग कह सकते हैं कि टेस्ट भी है। और इसमें से अगर आप सभी को दम है तो 52 प्रश्न को लाकर सही करके दिखाइए, तभी हम जाने कि आप सभी एग्ज़ाम के लिए भी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप सभी लोग कर पाए हैं और अच्छे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि 52 प्रश्न कौन सा है। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। क्योंकि इसी से जो वीडियो होता है सबसे पहले दिखाई देता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत और आगे का प्रश्न देखते हैं। तो क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1, 2, 3 से शॉर्ट ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस, जिसको चैप्टर 1 का नाम है जीवन का प्रक्रिया, या तो हम लोग कह सकते हैं जय प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस इसको कहते हैं। चलिए सीधे पहला प्रश्न में चलते हैं। 1 से 20 तक 1 नंबर चैप्टर से है। तो सबसे पहला में क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग से होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग से होता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी फूल। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग द्वारा होता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि पत्ती के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद 2 नंबर प्रश्न में चलते हैं। और 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 2 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो आप सभी को यहाँ पर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 2 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और छोड़ता है पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन होता है, हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि श्वसन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्वसन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में भोजन बनाना, ऑप्शन बी में ऊर्जा प्रदान करना, और ऑप्शन सी में वृद्धि करना, या डी में उत्सर्जन करना। तो बताइए कि ऑप्शन 3 का कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो श्वसन से हम सभी को सिर्फ ऊर्जा प्रदान होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लिखा हुआ है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यहाँ पर मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या कौन सा। तो यहाँ पर जो मानव हृदय होता है उसमें सिर्फ 4 चैम्बर भी कह सकते हैं या कक्ष कह सकते हैं, तो ऑप्शन सी। 5 नंबर प्रश्न में चलते हैं। और 5 नंबर में लिखा हुआ है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। ऑप्शन ए में फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर कौन सा है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, तो इसको लीवर यानी कि यकृत। अब इसके बाद चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जो जल का परिवहन होता है जड़ से लेकर पत्ती तक, उस किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है फ्लोएम। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है फ्लोएम, ऑप्शन बी में जाइलम, ऑप्शन डी में स्टोमाटा, और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो बताइए कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या जल परिवहन करना है, यानी कि जाइलम। 6 के बाद अब 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, और 7 नंबर में यहाँ पर प्रश्न है, भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी मुंह, या ऑप्शन डी बड़ी आंत।
तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, और 7 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि जहाँ से हम लोग खाने का शुरुआत करते हैं वहीं से हमारा पाचन शुरू हो जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 7 के बाद 8 नंबर में चल देते हैं, और 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि वायवीय श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। वायवीय श्वसन में कौन सा गैस लिया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी में नाइट्रोजन, ऑप्शन डी में हाइड्रोजन यानी कि H। तो बताइए कि यहाँ पर वायवीय श्वसन में कौन सा गैस लिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन का एक परिभाषा भी होता है कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा, ऑप्शन संख्या इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर में चलते हैं, और 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, और ऑप्शन डी लार ग्रंथि। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 9 नंबर का आप लोग सही ऑप्शन बताइए कि कौन सा होगा, और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यकृत। 9 के बाद हम 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में जाइलम है, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी में स्टोमाटा, ऑप्शन डी में जड़। तो आप सभी को बताना है कि पौधों में गैसों का जो होता है आदान प्रदान वह किसके द्वारा होता है। तो अभी अभी आप सभी को बताए थे कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पत्ती होता है, पत्ती में एक छिद्र होता है स्टोमाटा या रंध्र, उसी के माध्यम से होता है। अब चलते हैं 11 नंबर में लिखा हुआ कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। ऑप्शन ए में अमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन बी सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी मुंह। तो आप सब बताइए कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत, जो कि पूरी तरह से अवशोषण हो जाता है, यानी कि पाचन हो जाता है। 11 के बाद 12 नंबर में चलते हैं, और 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा के किस रूप में निकलता है। ऊर्जा की प्रक्रिया में एक सेकेंड, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में निकलता है। ऑप्शन ए उष्मा, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी में जल। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में बाहर निकलता है। उष्मा के रूप में, ATP के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, जल के रूप में। तो बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और 12 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ATP। अब इसके बाद 12 के बाद 13 नंबर में चलते हैं, और 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर में लिखा हुआ है कि रक्त में ऑक्सीजन कौन सा वहन करता है। रक्त में ऑक्सीजन कौन सा वहन करता है। RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप सभी को बताना क्या है, यहाँ पर बताना है कि रक्त में ऑक्सीजन कौन सा वहन करता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा RBC, यानी कि जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें ऑक्सीजन का वाहन होता है। और इसके बाद 13 नंबर के बाद 14 नंबर पर चलते हैं। आप सभी का टारगेट होना चाहिए कम से कम तो 60 प्रश्न है, तो इसमें से आप सभी को कम से कम भी तो होना चाहिए 55 जरूर हो जाना चाहिए। लेकिन हम बोले हैं कि 52 सही करके दिखाओ तो अच्छा कर पाएंगे। तो अपने मन से भी कुछ बना कर रखना चाहिए व्यू कि हमारा कितना सही होगा। 14 नंबर में लिखा हुआ है कि पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है। ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी पत्ती। तो बताइए, यहाँ पर आप सभी को बताना है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम से, फ्लोएम द्वारा, स्टोमाटा या पत्ती के द्वारा। तो बताइए कि 14 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि भोजन बोल रहा है, यानी कि भोजन फ्लोएम के द्वारा होगा। अब इसके बाद 14 के बाद 15 नंबर में चलते हैं, और 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है। यहाँ पर मूत्र का निर्माण किस अंग द्वारा होता है या किस अंग में होता है। ऑप्शन ए मूत्राशय,
ऑप्शन ए मूत्राशय, मूत्राशय, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। तो आप सबको बताना है कि मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है। तो बताइए कि कहाँ पर होता है, मूत्राशय में होता है, गुर्दा में होता है, यकृत में होता है। आप सब लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, और वह क्या अनुमान है कि यहाँ पर मूत्र लिखा हुआ है और मूत्र के जैसा ही इसमें भी मूत्राशय लिखा हुआ है, तो यानी कि हमारा सही हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद 16 नंबर में चलते हैं और 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अवायवीय श्वसन में किसकी ऊर्जा मिलती है, कितनी ऊर्जा मिलती है। अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा मिलती है, अधिक मिलती है, मध्यम मिलता है, कम मिलता है या शून्य मिलता है। यानी कि बहुत ज़्यादा मिलता है या नॉर्मली मिलता है या बिल्कुल कम मिलता है या तो नहीं मिलता है। यह कहने का मतलब है कि अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा मिलती है। तो बताइए कि 16 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा। और यहाँ पर 16 का कि अवायवीय में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इस कारण से यहाँ पर कम होगा। अब इसके बाद 16 के बाद 17 नंबर में चलते हैं और 17 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर में लिखा हुआ है कि श्वसन में उत्पन्न CO2 बाहर कैसे जाती है, श्वसन में उत्पन्न CO2 बाहर कैसे जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में लिखा हुआ है कि ए रक्त, ऑप्शन बी पसीना, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी गुर्दा। तो बताइए कि श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वह किसके सहायता से बाहर निकलता है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फेफड़ा, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। और इसके बाद 18 नंबर में चलते हैं और 18 के बाद 18 से पहले आप सभी को बता देते हैं कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा। अब 18 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग प्रकाश अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग प्रकाश अवशोषित करता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग प्रकाश अवशोषित करता है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे रंग या तो कह सकते हैं कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 के बाद 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर में लिखा है कि मानव में भोजन की नली की लंबाई लगभग कितनी होती है। मानव में जो भोजन की नली होती है मुंह से लेकर के अमाशय तक, या तो कह सकते हैं कि मल द्वार तक, उसकी लंबाई कितना होता है। तो ऑप्शन ए में 5 मीटर लिखा हुआ है, ऑप्शन ए 5 मीटर, बी 7 मीटर, ऑप्शन सी 9 मीटर या 11 मीटर। तो 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव में भोजन की नली की लंबाई लगभग कितनी होती है। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि 9 मीटर होता है। आप सभी से एक क्वेश्चन होगा जो आगे पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है और बताना है आप सभी को कि छोटी आंत, जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, मीटर में बताना है। मीटर में 1 मीटर होता है, 1.5 मीटर होता है, 6 मीटर होता है या 3 मीटर होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है, कमेंट करके बताना है। 19 के बाद 20 नंबर में चलते हैं और 20 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है। उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन डी सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। तो 20 का आप लोग बताइए कि यहाँ पर बताना है कि उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है, फेफड़ा है, त्वचा है, गुर्दा है, यकृत है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर गुर्दा है। 20 के बाद 21 नंबर। अब यहाँ पर से आप सभी का बायोलॉजी का जो होता है 1 नंबर चैप्टर वह समाप्त हो गया है। 1 नंबर चैप्टर से 20 प्रश्न था। अब चलते हैं 2 नंबर चैप्टर में, और 2 नंबर चैप्टर से पहले आप सभी से अनुरोध है और हाथ जोड़कर विनती है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए 21 नंबर में चलते हैं और 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है ये पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोलॉजी चैप्टर 2, यहाँ पर चैप्टर 2 का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे हम लोग 21 से लेकर के 40 तक, यानी कि फिर 20 प्रश्न को देखने वाले हैं और उसके बाद फिर 20 प्रश्न देखेंगे जो कि चैप्टर 3 से होगा। तो चलिए अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 21 नंबर पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है।
तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी स्पाइनल कोड, ऑप्शन डी नस। तो बताना है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन है, ए, यानी कि न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि लिखा हुआ है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए में सेरिब्रम, ऑप्शन बी में सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी पोन्स। तो बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है। तो बताइए कि 22 का सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सेरिब्रम। अब इसके बाद चलते हैं 23 नंबर में, और 23 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि प्रतिवर्त क्रिया किसके द्वारा होता है। प्रतिवर्त क्रिया किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी स्पाइनल कोड, ऑप्शन सी तंत्रिका, ऑप्शन डी हार्मोन। तो आप सभी को बताना है कि प्रतिवर्त क्रिया किसके द्वारा होता है। तो 23 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन बी स्पाइनल कोड। आप सभी का यहाँ पर जो टारगेट है वह कमना नहीं चाहिए, यानी कि जो 55 है 55 ही रहना चाहिए, लेकिन फिर भी 52 तो सही कम से कम होना ही चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं 24 नंबर में, और 24 नंबर में क्या लिखा हुआ है। हार्मोन कहाँ बनती है। नस में बनता है, ग्रंथियों में बनता है, मांसपेशी में बनता है, या रक्त में बनता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए कि हार्मोन कहाँ बनता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। 24 का ऑप्शन नंबर ग्रंथि में बनता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 24 के बाद हम 25 नंबर में चलते हैं, और 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 25 नंबर में लिखा हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह किस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है थायराइड से, ऑप्शन बी पिट्यूटरी से, ऑप्शन सी अग्नाशय से, ऑप्शन डी एड्रिनल से। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है किस ग्रंथि से निकलता है, और 25 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या जो है सी, यानी कि अग्नाशय से। 25 के बाद 26 नंबर में चलते हैं, और 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 26 नंबर, पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है। पौधों को जो वृद्धि करता है वह कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं। ऑक्सीजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनलिन है लिखल यहाँ पर ए बी सी डी। तो आप सभी को बताना है कि पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है। ऑक्सीन है, थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रीनलिन है। तो आप सभी को बताना है 26 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीन। अब 26 के बाद 27 नंबर में लिखा हुआ है कि डर के समय, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डर के समय कौन सा हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एड्रीनलिन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि डर के समय कौन सा हार्मोन निकलता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। 27 का जो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि एड्रीनलिन। 27 के बाद 28 नंबर में चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है और क्या कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में मास्टर ग्रंथि से, ऑप्शन ए मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन बी छोटी ग्रंथि, ऑप्शन सी अंतःस्रावी, और ऑप्शन डी बाह्यस्रावी। तो 28 नंबर में आप सभी को बताना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा कि इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 28 के बाद 29 नंबर में चलते हैं, और 29 नंबर में लिखा हुआ है कि थायराइड हार्मोन में कौन सा तत्व होता है। थायराइड हार्मोन में कौन सा तत्व होता है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, और ऑप्शन डी सोडियम। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि थायराइड हार्मोन में कौन सा तत्व होता है। 29 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी, यानी कि आयोडीन। 29 के बाद 30 नंबर में चलते हैं, और 30 नंबर में लिखा हुआ है कि तंत्रिका आवेग
कि गति कैसी होती है, धीमी होती है, बहुत धीमी होती है, तेज होती है, शून्य होती है। आप सभी को बताना है कि तंत्रिका आवेग की गति कैसी होती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन संख्या सी यानी कि तेज होता है। अब इसके बाद चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में जाने से पहले फिर से आप सभी को याद दिलवा देना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, ताकि आगे चलकर वह भी पढ़ सके और अपने छोटे जो भाई होंगे, छोटे भाई बहन, उनको भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्व किया जाता है। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 31 नंबर में लिखा हुआ है कि पौधों में प्रकाश की ओर झुकाव कहलाता है। जो पौधों में होता है प्रकाश की ओर झुकाव होता है वह क्या कहलाता है? जियोट्रोपिज्म कहलाता है, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है, हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाता है या केमोट्रोपिज कहलाता है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बताइए कि 31 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि फोटोट्रोपिज्म। ऑप्शन संख्या बी, फोटोट्रोपिज्म। 31 के बाद 32 नंबर में चलते हैं। लिखा हुआ है कि रक्त शर्करा का स्तर कौन सा नियंत्रित करता है? रक्त शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एड्रेनलिन और ऑप्शन डी ऑक्सीन। यहाँ पर बताना है कि रक्त शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है। तो 32 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि इंसुलिन। 32 के बाद 33 नंबर में चलते हैं और 33 नंबर में लिखा हुआ है कि मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? मस्तिष्क को सुरक्षा कौन देता है? ऑप्शन ए पसलियाँ, ऑप्शन ए पसलियाँ, ऑप्शन बी खोपड़ियाँ, ऑप्शन सी मेरुदंड या त्वचा। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि खोपड़ियाँ। अब 33 के बाद 34 नंबर में चलते हैं और 34 नंबर को देखते हैं कि कैसा प्रश्न है। 34 नंबर में लिखा हुआ है कि पौधों में गति किस कारण होता है? पौधों में गति किसके कारण होता है? मांसपेशी के कारण, हार्मोन के कारण, रक्त के कारण, नस के कारण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए कि क्या रक्त में मांसपेशी होता है, रक्त होता है, नस होता है? तो आप सभी को बताना है यहाँ पर तीनों में से कोई भी नहीं होता है, यानी कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी हार्मोन। अब इसके बाद 35 नंबर में चलते हैं। 35 नंबर में क्या बोल रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्राव करती है? एंजाइम स्राव करती है, हार्मोन, पसीना या लार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्राव करती है। तो 35 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी यानी कि हार्मोन। 35 के बाद 36 नंबर में चलते हैं और 36 नंबर में लिखा हुआ है कि मेरुदंड किससे जुड़ा होता है? हृदय से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है, फेफड़ा से जुड़ा होता है, गुर्दा से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर बताना है आप सभी को कि मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी होती है वह किससे जुड़ा होता है। तो 36 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि यह मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो नीचे से लेकर के पूरा ऊपरी मस्तिष्क तक। और इसके बाद 36 के बाद 37 नंबर में चलते हैं और 37 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि मानव में कुल कितने हार्मोन होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी कई, ऑप्शन डी 2। तो 37 का बिल्कुल सही ऑप्शन आप सभी को बताना है कि इसका कितना आंसर होगा। तो इसका कई आंसर हो जाएगा, यानी कि अनेकों होता है। 37 के बाद 38 नंबर में चलते हैं और 38 नंबर में लिखा हुआ है कि पौधों में रासायनिक समन्वय किससे होता है? पौधों में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, किससे होता है? तो ऑप्शन ए नस, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी जाइलम। तो आप सभी को बताना है कि पौधों में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है। तो 38 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि हार्मोन। 38 के बाद 39 नंबर में चलते हैं और 39 में लिखा हुआ है कि न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है? डेंड्राइट कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है, नाभिक कहलाता है। तो 39 को आप सभी को बताना है कि न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है। 39 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि एक्सॉन कहलाता है। 39 के बाद अब 40 नंबर में चल देते हैं और 40 के बाद 3 नंबर चैप्टर, उसके बाद
वीडियो समाप्त। यहाँ पर वन शॉट के रूप में आप सभी को 3 चैप्टर दिया गया है, 3 चैप्टर, और 3 चैप्टर में से देखते हैं कि आप सभी का कितना मजबूत है। तो चलिए 40 नंबर में लिखते हैं कि प्रतिवर्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है। जो प्रतिवर्त क्रिया होता है उसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी सोचना, ऑप्शन सी हाथ हटाना, या ऑप्शन डी लिखना। तो 40 का आप सभी लोग ऑप्शन सही बताइए कि कौन सा होगा। और इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि हाथ हटाना। अब इसके बाद 40 के बाद 41 नंबर में चलते हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप तीनों काम को पूरे कर लीजिए ताकि आगे चलकर आप सभी को पछताना ना पड़े। अब चलते हैं 3 नंबर चैप्टर में। लिखा हुआ है बायोलॉजी चैप्टर 3, जिसको अंग्रेजी हिंदी में या तो कह सकते हैं कि चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ठीक, और यहाँ पर ये जो प्रश्न चलेगा जो 40 से लेकर 60 तक। तो देखते हैं कि आप सभी को 60 में से कितना प्रश्न सही हो पाते हैं। अब 40 नंबर के बाद 41 नंबर में चलते हैं, और 41 नंबर में देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए वृद्धि करना, ऑप्शन बी ऊर्जा देना, या ऑप्शन सी वंश वृद्धि, ऑप्शन डी श्वसन। यहाँ पर बताना है कि जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर 41 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। 41 के बाद 42 नंबर में चलते हैं, और 42 नंबर में लिखा हुआ है 42 नंबर में लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है। अलैंगिक जनन का जो उदाहरण है कौन सा है। मानव है, मेढक है, अमीबा है, पक्षी है। तो आप सभी को बताना है कि अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन सा है, और 42 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अमीबा। 42 के बाद अब 43 नंबर में चलते हैं। 43 में क्या लिखा हुआ है। 43 में लिखा हुआ है कि अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा में जो जनन होता है वह किस प्रकार के है। बहुविभाजन है, द्विविभाजन है, अंकुरन है, बीजाणु है। तो अमीबा में जनन की विधि बताना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और 43 का बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी, यानी कि एक भाग से 2 भाग में टूट जाता है। अब इसके बाद 44 नंबर में चलते हैं। 44 नंबर में लिखा हुआ है कि पुष्प पौधों में जनन अंग कौन सा है। पुष्प पौधों में जनन अंग कौन सा है। जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है। तो ऑप्शन चारों में से बताना है कि पुष्प में जो जनन की प्रक्रिया होती है वह किस में होता है। जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है, फूल में होता है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि फूल। 44 के बाद 45 नंबर में चलते हैं, और 45 में लिखा हुआ है कि परागन का अर्थ क्या होता है। निषेचन होता है, पराग का स्थानांतरण होता है, बीज बनाना होता है, फल बनाना होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताना है कि परागन का अर्थ क्या होता है, और 45 का बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि इसको परागन का स्थानांतरण करना होता है। 45 के बाद 46 नंबर में चलते हैं, और 46 नंबर में लिखा हुआ है निषेचन कहलाता है, या निषेचन कहाँ होता है। परागकोश में होता है, वर्तिकाग्र में होता है, अंडाशय में होता है, बीजांड में होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए कि निषेचन कहाँ होता है। या पुष्प में बताया यहाँ पर पौधों में बताया गया है, यानी कि पौधों में जो निषेचन की क्रिया होती है वह कहाँ पर होती है। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, और 46 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय में। ये जीव जंतु के बारे में है, जीव के बारे में है, ना कि पौधों के बारे में, क्योंकि अंडाशय जीव में पाया जाता है। तो चलिए अब 46 के बाद 47 नंबर में चलते हैं, और 47 नंबर में क्या कह रहा है कि मानव में शुक्राणु बनते हैं। मानव में शुक्राणु बनते हैं, अंडाशय में बनता है, वृषण में बनता है, गर्भाशय में बनता है, या प्रोटेस्टा में बनता है। तो बताइए कि जो मानव है, मानव में शुक्राणु कहाँ बनता है। तो शुक्राणु वृषण में बनता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 47 के बाद 48 नंबर में बढ़ते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्त्री जनन अंग है। स्त्री जनन अंग कौन सा है। वृषण है, अंडाशय है, प्रोटेस्टा है, या शुक्राशय है। तो 48 नंबर का आप सभी को बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और सी। तो बताइए कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। और स्त्री में स्त्री का जो जनन अंग होता है
यहाँ पर होता है अंडाशय, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 48 के बाद 49 में चलते हैं और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यौन जनन में कितने जनक होते हैं। यौन जनक में यहाँ पर बताना है क्या कि यौन जनन में कितने जनक होते हैं। 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो यौन जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है, तो 2 होती है। और 49 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 50 नंबर में चलते हैं, लिखा हुआ है कि बीज बनता है कहाँ पर बनता है, अंडाशय में बनता है, बीजांड में बनता है, फूल में बनता है या फल में बनता है। तो बीज कहाँ पर बनता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा सही है। और 50 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि बीजांड में बनता है। 50 के बाद 51 नंबर में चलते हैं, और 51 नंबर में क्या बोल रहा है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी वृषण और ऑप्शन डी फलोपियन ट्यूब में होता है। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर 51 नंबर का आंसर कौन सा सही होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, तो यह वृषण में होता है। अब चलते हैं 51 के बाद 52 नंबर में। सॉरी, यहाँ पर आप सभी को एक गलत हो गया है। इसका आंसर सी नहीं बल्कि डी होगा, क्योंकि वृषण जो होती है मादा में होता है और वृषण गर्भाशय में होगा, ना कि वृषण में। वृषण में सिर्फ शुक्राणु का होता है और भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। 51 के बाद 52 नंबर में चलते हैं, और 52 नंबर में लिखा हुआ है क्या कि अलैंगिक जनन में संतति कैसे होते हैं। अलैंगिक जनन में संतति यानी कि जो बच्चा पैदा होता है वह कैसा होता है, भिन्न होता है, समान होता है, कमज़ोर होता है या बड़ी होती है। तो बताओ कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा सही होगा। तो 52 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि अलैंगिक जनन में जो बच्चा होता है वह समान होता है। 52 के बाद 53 नंबर में चलते हैं, और 53 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मानव में गर्भाशय या तो गर्भावस्था अवधि कितने होते हैं। मानव में गर्भावस्था अवधि कितने होते हैं, 6 महीने का होता है, 7 महीने का होता है, 9 महीने का होता है या 12 महीने का। तो आप सभी को पता होगा कि मानव में जो होता है गर्भावस्था का अवधि होता है वह 9 महीने का होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 53 के बाद हम 54 नंबर में चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। अंडप कहते हैं, केसर कहते हैं, दल कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं। तो बताइए कि पुष्प के जो नर भाग होता है उसको क्या कहते हैं। तो 54 का यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा केसर। 54 के बाद हम 55 नंबर चलते हैं। 55 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 55 नंबर में लिखा हुआ है कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को यहाँ पर केसर कहते हैं, दल कहते हैं, अंडप कहते हैं या बाह्य दल कहते हैं। तो 55 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी, यानी कि अंडप कहते हैं। 55 के बाद 56, और 56 के बाद 4 प्रश्न और बचेंगे। तो यहाँ पर 56 में लिखा हुआ है जनन कोशिका कहलाती है। जनन कोशिका क्या कहलाती है, कायिक कहलाता है, युग्मक कहलाता है, उत्तक कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और 56 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी कि युग्मक। 56 के बाद 57 नंबर में देखते हैं, और 57 में क्या लगा है कि मानव में निषेचन होता है। जो मानव में है निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, फलोपियन नली में होता है या योनि में होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि फलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं या तो नली भी कह सकते हैं। 57 नंबर। उसके बाद 58 नंबर में चलते हैं, और 58 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन का लाभ क्या है। विविधता, तेज, जटिल, कठिन। ऑप्शन 4 गो है, यानी कि विविधता होता है, जो जनक होता है, संतति होता है वह अलग अलग होता है, तेज होता है, जटिल होता है, कठोर होता है। तो यहाँ पर 58 नंबर का बताइए कि कौन सा होगा। तो इसका तेज ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद 58 के बाद 59 नंबर में चलते हैं, और 59 में क्या लिखा हुआ है कि बीज का अंकुरन कहाँ होता है। फल में होता है, बीज मिट्टी में होता है, फूल में होता है या पत्ती में होता है। बीज का अंकुरन कहाँ होता है, फल, मिट्टी, फूल या पत्ती।
तो यहाँ पर बताइए कि बीज का अंकुरण कहाँ होता है, तो 59 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि बीज को जब मिट्टी में रखते हैं तो मिट्टी में अंकुरण होता है। अब 59 के बाद 60, और यह बिल्कुल लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न के साथ साथ पूछा जा रहा है कि संतति में विविधता किस जनन से होता है। संतति में विविधता किस जनन से होती है या आती है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। संतति में विविधता किस जनन से होता है, अलैंगिक जनन से, यौन से, विखंडन से या अंकुरन से। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन संख्या कौन सा है, तो इसका यौन से होता है, यानी कि जो मानव होता है यौन जननांग होता है उसी में संतति विभिन्न होता है, मतलब कि अलग अलग होता है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आप सभी से एक बार और निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए क्या बताना है कि आप सभी का 60 में से कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। यहाँ पर 60 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ऐसा टारगेट तो था 52 का। देखते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि हमारा 55 सही है, हमारा 60 में से 60 भी सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना आप सभी का सही है, ताकि आगे चलकर आप सभी को। और एक बात आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप सभी को कौन सा टॉपिक बहुत कमज़ोर है, कौन से टॉपिक पर वीडियो लाया जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और उसी पर हम अधिक से अधिक हो सके उतना क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन को करते हैं द एंड। और आज का वीडियो था इतना ही तक। अब अगले वीडियो मिलेंगे जो कि होगा हिंदी का। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।